नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बेहद उत्साहित हैं। अपनी पार्टी की सीटों में इजाफा करने के अलावा सत्ता पक्ष को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने का कारण उनकी नजर में बड़ा यह है कि जातिगत जनगणना की जो उनकी मांग है वो असर दिखा गई। लिहाजा वे संसद से लेकर सड़क तक इस मसले को और भी गरमाए हुए हैं ताकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भी फायदा हो सके। कल संसद में बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने उनकी ही जाति पूछ ली तो हंगामा हो गया। सपा नेता अखिलेश यादव ने आपत्ति की कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब ये कोई तर्क हुआ भला? आप वोटर की जाति पूछ सकते हैं लेकिन नेता की नहीं पूछ सकते। खैर, जातिगत जनगणना ऐसी दुधारी तलवार होता जा रहा है कि विपक्ष उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष चाह रहा है कि उस हथियार से जख्मी विपक्ष ही हो जाए। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि इससे उन वंचित वर्गों का कल्याण होगा या इसे वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। बात करेंगे राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के कई साल पहले देश के मूर्धन्य पत्रकार आलोक मेहता जी को दिए गए इंटरव्यू की भी, जिसमें उन्होंने आंख मूंद कर दिए जाने वाले आरक्षण की खिलाफत की थी। तब और अब में क्या सिर्फ पीढ़ी बदली है या सियासत का अंदाज भी बदल गया? बात अपने सूबे में पड़ने वाले इसके प्रभाव की भी करेंगे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं चलने वाला ये मुद्दा क्या आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस को कोई संजीवनी दे पाएगा? बहुत ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। कबीरदास जी लिख गए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा अब सियासत ने बदल दिया। अब सारा विवाद जाति पूछने और उसको सगर्व उच्चारित करने के लिए चल रहा है। संसद से सड़क तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना की जमकर पैरवी कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जातिगत आधार पर अवसर देने के खिलाफ थे। देश के मूर्धन्य पत्रकार आलोक मेहता जी को 1985 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा देना ठीक नहीं। राहुल गांधी की मुहिम को लेकर संसद के अंदर जब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने उनकी ही जाति पूछ ली तो विपक्ष आग बबूला हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि कमजोर और पिछड़ी जातियों को लेकर बीजेपी की जो सोच है वो उजागर हो रही है। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा, तो कोई गुनाह कर रहे हैं? ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये एहसास कराया उन्होंने। मैं मानता हूँ अनुराग ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी की सोच को देश के सामने रखा। और जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं, लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराकर रहेगी। बीजेपी भी जानती है कि जातिगत जनगणना ऐसा विषय है जिसके पक्ष या विपक्ष में खुलकर बोलने से एक तरफा नुकसान संभावित है, लिहाजा वो भी संभल कर इस पर रिएक्ट कर रही है। संसद के अंदर भी अनुराग ठाकुर ने इस मसले में सीधा कुछ बोलने के बजाय प्रश्न का भार प्रश्नकर्ता पर ही डालने का प्रयास किया और उस पर हंगामा हुआ। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल भी कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह जाति आधारित बातें करके अपना अस्तित्व को बनाए रखती हैं और जातिगत जनगणना की बात भी उन्होंने ही की है। उनका भी मानना है कि इसमें विपक्ष का रवैया ईमानदार या वंचित समाज का कल्याण नहीं है, बल्कि सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। जातिगत जनगणना की बात भी उन्हीं ने की, तो फिर जाति बताने में परहेज क्यों है? संविधान इजाजत नहीं देता तो पर आप ये भाषा क्यों बोलते हो? तो ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। जब वही लोग जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति आधारित तो परिवार आधारित पार्टियां चला रही, ऐसे लोग अगर इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी को यह भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो कुछ अच्छा कर पाई उसके पीछे उनका यही मुद्दा असरकारक रहा है। हालांकि एमपी में उनका ये मुद्दा
बिल्कुल भी नहीं चला, ना तो विधानसभा चुनाव में ना ही लोकसभा चुनाव में। फिर भी इस बात से इनकार नहीं है कि चुनाव जब भी आते हैं सारे मसले किनारे हो जाते हैं और जाति सबसे ऊपर हो जाती है। अब इससे किस दल को फायदा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का सबसे पहले परिचय करा दूं जिनके साथ अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी का। दूसरे मेहमान है अमित चौरसिया, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अमित जी का। और तीसरे मेहमान सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत आज करेंगे अमित जी से। अमित जी, ये जो मामला है, अगर आपकी ही पार्टी के बड़े नेता, संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बहुत प्रबल तरीके से पैरवी कर रहे हैं, फिर अगर उनकी जाति पूछ ली तो फिर क्यों बौखला गया विपक्ष? प्रवीण जी, पूछने का लहजा क्या था? जाति नहीं पूछी गई, जात बताई गई है। आप जरा अनुराग ठाकुर जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस डिफेंड में आ गई कि हमने जाति पूछी, जाति नहीं पूछी। उन्होंने एक प्रकार से गाली दी। और खैर, राहुल जी और पूरी कांग्रेस जानती है कि जो विषय हमने उठाया है उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की गालियां खानी है। और ये ऐसी खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्हीं की सरकार 2010 और 11 में इनके दिवंगत नेता महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में लोकसभा में प्रश्न उठाया था जातिगत जनगणना का, जब 2011 में जनगणना प्रस्तावित थी। और उस समय कांग्रेस, इनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस उनकी बात को स्वीकार कर लेगी, और कांग्रेस ने उस बात को स्वीकार करा। 2011 में जातिगत, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के स्तर पर जनगणना करवाई थी। और आज भी जो 26 प्रमुख पार्टियां हैं इस देश की, जो ये मांग कर रही हैं, वो सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रही है, वो सामाजिक न्याय किस तरह इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले उसकी बात कर रही है। सामाजिक आधार पे, शिक्षा के आधार पे, आर्थिक आधार पे और जाति के आधार पे हम जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। हर एक उस प्रति व्यक्ति की जो भारत का नागरिक है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूपहोल क्या है ये समझिए आप। 2021 में जनगणना होना चाहिए, सामान्य जनगणना, जिससे भी भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और डरी हुई है पूरी तरीके से। क्यों डरी हुई है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, ये सामने आ जाएगी जब जनगणना होगा तो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आऊंगा, बहुत वक्त है, जवाब ले लेते हैं। आऊंगा अमित जी, बहुत वक्त है। राजपाल जी के पास जाऊंगा। राजपाल जी, रक्षात्मक क्यों हो जाते हो आप लोग? जैसे ही जातिगत जनगणना जैसा शब्द आता है तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी रक्षात्मक हो रही है इस मसले पर। नहीं, बिल्कुल रक्षात्मक नहीं है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, सबका साथ सबका विकास, ये संतुष्टिकरण की नीति है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, अब आर्थिक और देश के संसाधनों के बंटवारे की बात कर रही है, फिर जातिगत की बात करके बंटवारे की बात कर रही है। कांग्रेस ने बंटवारा और सिर्फ बंटवारे की बात कही, और इसीलिए कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है। एक तरफ कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए, स्वयं को अपने साबित करने के लिए और कांग्रेस का स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए आज जातिगत जनगणना की बात कर रही है। जब कांग्रेस लंबे समय तक सरकारों में रही तब नेहरू जी के सामने भी ये विषय आया तो उन्होंने सिरे से खारिज करा। इंदिरा जी के समक्ष ये विषय आया तो उन्होंने मूर्खतापूर्ण बात है ऐसा किया कि इस विषय को खारिज करने का काम किया। राजू जी की बात अभी आप, अमित जी आऊंगा, राजू जी की बात अभी आपने, राजू जी की बात अभी आपने कही। अमित जी आऊंगा, फिर शोर हो जाएगा आपकी बारी में, वो बोलेंगे, बिल्कुल शोर हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार कांग्रेस जब सत्ता में रही, पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि लंबे समय तक इस देश के अंदर शासन में कोई रहा तो कांग्रेस रही। जब ये शासन में थे तब ये नहीं करते हैं, और जब इनको अपना अस्तित्व बचाने की बात आती है तो इस प्रकार की बात करते हैं। तीसरे मेहमान शर्मा जी को आऊंगा। राजपाल जी, बहुत बड़ी बात दोनों के लिए ली, शर्मा जी को इन करेंगे। शर्मा जी, क्या वाकई देश में इस तरह के हालात हैं कि देश के संसाधनों का सही तरह से बंटवारा नहीं हो रहा, और क्या जातिगत जनगणना यदि हो जाएगी तो राम राज्य आ जाएगा? देखिए प्रवीण जी, रामराज्य आएगा ये नहीं आएगा ये तो समय बताएगा। ये तो भारत के नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है कि किसकी सरकार लाते हैं और सरकार वो कैसा काम करती है भविष्य में। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है तो जो कास्ट सेंसस के बारे में मैं 2-3 विषय रख दूं आपके समक्ष। देखिए, पहला तो ये है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 340 इस बात का पक्षधर है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जातिगत जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है
वो देश के SC ST सांसदों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की और राज्यों की विधानसभा की सीटों का आरक्षण करता है। तो ये जातिगत जनगणना जो है ना, होना थी 2021 में, चूंकि कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड के समय के कारण जो डिलिमिटेशन का जो उसके अकॉर्डिंग तो उसको फिर बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। अब वो कार्यकाल 26 में समाप्त हो रहा है, तो 26 से पहले सरकार को सेंसस कराना है। सेंसस कराना है, उसके बाद से जो डिलिमिटेशन होगा वो SC ST की सीटें राज्यों में और जो लोकसभा की सीटें उनमें उसका नए सिरे से मतलब उसका वो आरक्षित होंगी। तो अब चूंकि 2 साल बचे हैं और विपक्ष को ये लग रहा है कि इससे हमको फायदा हो रहा है, तो राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष जो है ना इस बात पर कि हम करा के रहेंगे, वो इसलिए एडामेंट है कि 26 में जो डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो समय बढ़ाया गया वो समाप्त हो रहा है। तो वो 31 के पहले होना था, लेकिन चूंकि 21 में हुआ नहीं, तो अब वो होना है 31 के अकॉर्डिंग, लेकिन 26 में होना है। तो जो सीट्स जो आरक्षित होंगी वो होना है, क्योंकि समय आपका 26 में समाप्त हो रहा है। इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पर जोर दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में और संविधान के अनुच्छेद 182 और 172 में इस बात का उल्लेख है कि जब SC ST की जो सीटें होती हैं वो एक समय सीमा के बाद में उनका पुनः जो है ना निर्धारण होता है। ठीक है, एक बार इन करते हैं अमित जी को। अमित जी, क्या वजह यही है कि आपको लगा जो लोकसभा चुनाव में ठीक ठीक परफॉर्म कर गई कांग्रेस, वो लगा कि साहब ये एजेंडा, क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ MP में भी बहुत अप्लाई किया था, प्रियंका जी ने भी किया था, लेकिन बहुत असर न तो विधानसभा में हुआ न लोकसभा चुनाव में हुआ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कुछ फायदा हुआ। तो आपको लग रहा है कि ये आगे ले जा सकता है, इसलिए इसको गरमाए रखो। प्रवीण जी, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हर चीज को वोट से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि NGO नहीं हो ना साहब, आप NGO नहीं हो ना, पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, बात NGO की नहीं है, बात ये है कि आज इस देश की मांग है। हम जब बात करते हैं संसाधनों पे अधिकार की, तो भारतीय जनता बात करती है बंटवारे की, क्योंकि इनकी सोच में वो, इनकी जहरीली विचारधारा जिससे जो पोषित है ना, ये वही बात करेगा। ये मैंने कहा ना, ये पूरी तरीके से घिरा गए, क्योंकि कोविड की जो मृत्यु दर है इन्होंने सार्वजनिक नहीं करी, कितने लोग कोविड में मर गए। आज देश में आर्थिक असमानता का दर कहां पहुंच गया, जमीन आसमान। आज 80 करोड़ लोग इनके ही कहे अनुसार मुफ्त राशन पे पल रहे हैं। ये देश की स्थिति है, शिक्षा का स्तर जमीन कहां चलेगा ये देखिए। तो सारे आंकड़े इसमें सामने आएंगे, और 26 प्रमुख पार्टियां इस विषयों पे मांग कर रही है। और जैसा मैंने कहा, 2010 और 11 में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे जी ने इस बात की मांग रखी थी सदन पटल पर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस क्यों भाग रही जातिगत जनगणना करवाने से? और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करा, जातिगत जनगणना करवाई। और 2011 के बाद देखिए एक लंबा टेन्योर तुरंत हो गई, उसमें एक समय लगा, और समय लगने के बाद जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करना थे, जब तक हमारी सरकार चलेगी। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन उनकी नीति नियत स्पष्ट नहीं है। वो चाहते नहीं है कि गरीब तबका, पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उसको उसका अधिकार मोटी मोटी बातें आपकी ले ली। और मैं अनुरोध भी करूंगा आपसे कि आप भी जैसे सुना आपको सिसोदिया जी ने उतने धैर्य से सुन लीजिएगा। दूसरे मान को करूंगा। प्रवीण भाई, एक आखिरी बात, जल्दी खत्म करिए। आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज मजाक बन के रह गया है। आज हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन आज भी हमें 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा जो कमलनाथ जी ने दिया था। क्यों? ठीक है, तो अब सप्लीमेंट्री भी लगी। अब मैं उम्मीद भी करूंगा आपको जैसे उन्होंने मौन होकर सुना, आप सुनिएगा जरूर। सिसोदिया साहब, ये इनको जो यही सवाल थोड़ा सा उसका तर्जुमा बदल के आपकी तरफ लेके आता हूं कि ठीक ठीक परफॉर्म कर गई कांग्रेस लोकसभा चुनाव में, उनको लग रहा है कि ये एजेंडा काम कर जाएगा। आपको भी ये लग रहा होगा कि कहीं इनका ये एजेंडा काम ना कर जाए, तो क्या इसी वजह से ये पूरा टकराव है जातिगत जनगणना को लेकर? प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कांग्रेस का अगर ये प्रदर्शन आप ठीक मानते हैं, 0 मिलना, तो इसको ठीक बना रहने दिया जाए। नहीं, मैंने मध्य प्रदेश में तो काम नहीं किया, देश के बाकी हिस्सों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कहीं नहीं करेगा काम, देश में भी नहीं करेगा। देखो, देश में बात दूसरी थी, अब वो अपन चुनाव की समीक्षा करने किसी दिन बैठे भी थे पहले भी, और आगे बैठेंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बंटवारे की बात जब होती है, जब कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहता है, जैसा कि अभी श्रवण नगेले जी भी कह रहे थे और बाकी लोग भी इस बात को मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां विशेष करके जातिगत आधार पर अपना अस्तित्व बचा के रखती है। कांग्रेस क्षेत्रीय से ज्यादा कहां बची है आज की तारीख में? कुछ क्षेत्र में कांग्रेस बची है। तो ये इफेक्ट किससे हो रही है?
ये इफेक्ट हो रही है, क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ही व्यवहार अपना कर रही है। आज कांग्रेस के नेताओं को जब हम सुनते हैं तो कहीं नहीं लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा लगता है कि वार्ड की पार्टी तक सीमित होने का काम कांग्रेस का हो चुका है। हमने सबका साथ सबका विकास की अगर बात कही तो समाज के सभी वर्गों को हम आगे लेकर आए। अगर इस देश के अंदर की हवा निकल गई है, का लाभ मिला 240 पे आ गए। अरे भाई सुन लीजिए, भाई, सुन लीजिए अमित जी, अमित जी, अमित जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए आपकी बारे में वो वार्ड बिल्कुल डाउन से होकर सुन रहे थे, उससे ये जो सार्थक बहस की बात है, अमित जी प्लीज। बजट में क्या दिया ये तो बताइए लेकिन जो जनता को। कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड की जो बातें हैं, ये दो मुहापन है जिसे हम इंग्लिश में डबल दोहरी स्टैंडर्ड मानसिकता कहते हैं। आपकी और आरोप कांग्रेस पर। अरे गोपीनाथ मुंडे जी ने मांग रखी थी कि नहीं, ये बताइए ना। अमित जी सुन लीजिए, बात उनकी सुन लीजिए, जब वो आपको सुन रहे हैं तो फिर अमित जी आपको ये तो सुन प्रवीण जी सही बात रखे ना, तथ्य पे बात रखे। गोपीनाथ मुंडे जी ने मांग रखी थी कि नहीं रखी थी, बताइए सिसोदिया जी। जातिगत जनगणना की मांग भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में रखी है, नहीं सुन रखी? लीजिए प्लीज, फिर ये शोर में तब्दील हो जाएगा आपकी बारी में, वो लगातार बोलते जाएंगे, दर्शक कुछ नहीं सुनेंगे, फिर समझ नहीं आएगा। सुन लीजिए, हाँ बताइए, बात करिए, जल्दी पूरी करिए। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से सदन के अंदर हल्ला करके और जो व्यवहार कर रहे हैं, भाई आप जनता से तो आप जातिगत जनगणना की मांग करते हो और खुद की बात आती है तो आप कपड़े फाड़ने लगते हो। तो ये जो दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तीसरे में सरमन जी को इन करो, सरमन जी को इन करो। सरमन जी एक आज हमने शाशय जो देश के बड़े पत्रकार हैं आलोक मेहता जी, उनके एक इंटरव्यू की क्लिप जो है वो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। वीडियो क्लिप तो जाहिर है उस वक्त होती नहीं थी, तो उन्होंने टेक्स्ट में इंटरव्यू लिया था, नवभारत टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू था, राजीव गांधी जी का था, जिसमें उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों का विरोध किया जिनकी अभी पैरवी राहुल गांधी कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए माननीय प्रवीण जी, उस समय राजीव गांधी जी ने जो कहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो प्रकाशित भी हुआ होगा। आलोक मेहता जी बड़े पत्रकार हम लगा स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं उस समय उनकी परिस्थितियां, हाँ वो उस समय उनकी परिस्थिति क्या रही होंगी ये अब तो वो इस दुनिया में है नहीं, उन्होंने किस संदर्भ में और क्यों कहा था। लेकिन उसके बाद से यदि आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, उनके नेताओं में आ गया, बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, कैंडिडेट में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। तो जब सारी की सारी चीजें, पीढ़ी बदल गई, राजनीति का ट्रेंड बदल गया, उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया आ गया, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। तो अब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो कास्ट सेंसस हो जाएगा तो हमारे को रिवाइवल में या हमारी सीटें बढ़ने में या 4 राज्यों के चुनाव में हमको उसका फायदा हो जाएगा, इसीलिए वो पूरा इस पर फोकस कर रहे हैं। और ये बात सही है कि संविधान का जो उन्होंने विषय उठा के रखा था, हालांकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा उठाया था, कास्ट का भी, लेकिन कास्ट का जो विषय था वो उनके कार्यकर्ता और कांग्रेस जमीन तक नहीं उतार पाई। वो सिर्फ संविधान पर जो उन्होंने अटैक किया था कि संविधान बदल देंगे, उसके कारण थोड़ा उनको लाभ हुआ है। बाकी कास्ट सेंसस पे उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। यदि होता तो मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस की कुछ सीटें बदलती, लोकसभा में सीटें आती, विधानसभा में सीटें आती, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। वो तो कास्टिफिकेशन के कारण बिहार में और उत्तर प्रदेश में सीटें आ गई और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। तो ये स्थिति है। अब जहाँ तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का विषय है या सरकार का विषय है, मेरी सूचना ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए हैं और उसके बाद भी उन्होंने अखबारों में बातचीत की है, इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि भारत के संविधान के तहत जो आरक्षण दिया गया है वो समाप्त होगा या खत्म कर देंगे या संविधान पर किसी तरह का कोई संकट आएगा। हम संविधान को सरमाथे लगाते हैं। राइट फ्रॉम जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अभी तक सबसे पहले वो संविधान पर माथा टेकते हैं। और एक और अंतिम बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि चाहते होंगे तो सेंसस होगा, सरकार का प्रिविलेज है, और नहीं चाहते होंगे तो जो डिलिमिटेशन का जो समय समाप्त हो रहा है उसको संविधान के अनुच्छेद के तहत वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक बात है। अमित जी को इन करते हैं। अमित जी, इससे 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। भाई ठीक है, आपने पहले इसके पहले वाले सवाल में कहा कि इसे राजनीति से मत जोड़िए, लेकिन ये तय बात है कि एक दौर था कि बीजेपी के लिए कहा जाता था, बड़ा एक जुमला चलता था कि बामन बनियों की पार्टी। मतलब ये माना जाता था कि जो ट्राइबल है, जो SC ST है, जो OBC है, वो उतने साथ नहीं है। लेकिन MP में हम बीते कई बार के चुनाव देख रहे हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बहुतायत वोटर जो है वो सवर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी गेन कर रही है।
तो आपको लगता है कि फायदा पहुंचाएगा, अगर हो जाएगा तो आपके पक्ष में जाएगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुल खाएगी, गुलगुलों से भी परहेज करेगी प्रवीण भाई। उसको वोट तो चाहिए, पिछड़ा वर्ग का भी वोट चाहिए, आदिवासियों का भी वोट चाहिए, दलितों का भी चाहिए, वंचितों का भी चाहिए, दलितों का भी चाहिए, सबका वोट चाहिए। सबके साथ सबके विकास की बात भी करेंगे, सबके विश्वास की भी बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में उसी पिछड़ा वर्ग को मजाक बना के रख देंगे। ये सिर्फ मुखौटा रखते हैं सामने, कहते हैं हमने 4-4 मुख्यमंत्री दे दिए पिछड़ा वर्ग के। अरे लेकिन पिछड़ा वर्ग को फायदा क्या मिला, ये भी तो बताएं। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उस बात को मानने से इनकार कर देती कि आपके पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कितनी संख्या में रह रहा है। तो आज मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, चौरसिया हूं जात से, तंबोली लिखता हूं, बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात तो समझिए, आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग ही मजाक बन के रह गया है। आज हमको हमारा आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, शासकीय नौकरियों में हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा। पहले 27% कमलनाथ जी दे गए, बाद में बीजेपी ने दूसरे रास्ते से, इनकी जो आरएसएस की विंग है उसके वकील जाते हैं कोर्ट में, आपत्ति खड़ी कर देते हैं एनजीओ के माध्यम से जाके, और आरक्षण लटक जाता है। आज 13% भी नहीं मिल रहा, 27% भी नहीं मिल रहा। आज जो हमारी जो छात्रों की, हमारे जो शिक्षा की स्तर है, आज शिक्षा में इतनी महंगाई का स्तर बढ़ गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आज भी 10 वर्ष पूर्व की जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी वही मिल रही है, और आज 2 वर्षों से वो भी नहीं मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तक ये लोग नहीं कर पाए, और ये बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के उत्थान की, ये सामाजिक न्याय की, ये कैसे क्रियान्वित करेंगे जब इनके पास आंकड़े ही नहीं आएंगे। पूरी मोटी मोटी बात करिए, अब राजपाल जी को सुनेंगे, अब राजपाल जी से जवाब लेते हैं। आखिरी बात मैं ये कह रहा है कि 26 प्रमुख दल इस देश के मांग कर रहे हैं, सिर्फ जातिगत आधार पे नहीं, शैक्षणिक शिक्षा का भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। मैं यही बात माफ कीजिए, मैं राजपाल जी को इन करूंगा, हमने करवाया है, राजपाल जी को इन करूंगा। आपने उत्साह बचाए रखिए, अभी बहुत वक्त है। राजपाल जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ओबीसी के बहुत ज्यादा हितैषी नहीं है, और पोस्टर बॉय बना लेते हैं, शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर ले रहा हूँ, वो भी पोस्टर बॉय बना देते हैं, बड़े पद में बैठा के, जैसे अभी भी सीएम है, और बाकी का जो समाज है वो मुश्किल में रहता है, ऐसा इनका ध्वनित होता है इनकी बात से। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो कि संवैधानिक पद है, केंद्र सरकार में उसकी अगर गठन होता है तो उस गठन के लिए देश की जनता को इस बात का विश्वास करना, इस बात का इंतजार करना पड़ता है ओबीसी वर्ग को कि कोई गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो संवैधानिक पद जनरेट होगा। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, देश के अंदर ओबीसी आयोग का संवैधानिक पद क्यों खाली रहा, क्यों गठन नहीं हुआ? ये देश का ओबीसी वर्ग पूछता है, देश का ओबीसी वर्ग कांग्रेस से यह प्रश्न करता है कि उनके हितों के ऊपर कुठाराघात किसने करा लंबे समय तक। 27% की ये बात करते हैं, और 27% क्या दे पाए? ये कोर्ट में उलझा दिया। ये तो मध्य प्रदेश में भला हो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, अन्यथा मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय चुनाव को ओबीसी वर्ग के बिना ही करने का तय हो गया था। हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वकील खड़े करे, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली गए थे, वहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ मीटिंग करी, और वहां से फिर इस बात का मार्ग प्रशस्त करवाया कि मध्य प्रदेश के अंदर अब जो है जो चुनाव होंगे वो ओबीसी वर्ग के साथ होंगे। ठीक है, एक बार शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, एक जो मसला इस पूरे मसले से, इस पूरे विवाद से देखने को मिल रहा है, वो दिख रहा है राहुल गांधी की आक्रामकता, चाहे सदन के अंदर हो या सड़क के अंदर हो। ये उत्साह आप कैसे परिभाषित करेंगे? दो तरह की बात करने वाले, डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले, कांग्रेस और कांग्रेस के लोग। सुन लेते हैं अब शर्मन जी के राहुल गांधी के उत्साह और आक्रामकता को क्या नाम दे रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी आक्रामक सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो राहुल गांधी जी चूँकि विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, सीट्स बढ़ गई हैं, अब पार्टी की पूरी कमान वो संभाल रहा है। हालांकि बस पार्टी अध्यक्ष नहीं है वो, लेकिन अपरोक्ष रूप से पार्टी का सारे निर्णय वही लेते हैं, और उनको साथ भी मिल गया है अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, शरद पवार का, और बाकी केजरीवाल या ममता बनर्जी जो विपक्ष के लोग हैं। तो इसलिए वो अग्रेसिव इसलिए भी हो रहे हैं कि अभी जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अच्छी सीट्स मिली उनको लोकसभा में, तो महाराष्ट्र और आपका बिहार, हरियाणा और एक राज्य, और ये 4 राज्यों में कहीं उनको लाभ हो जाए इस अपने कास्ट सेंसस के
हवाले से इसका प्रयास करना चाहिए कि कास्ट सेंसस ये सरकार का विषय है, उनका अधिकार क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो वो अनाउंस करेंगे, जरूरी नहीं अभी, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है डिलिमिटेशन में, तो वो हो सकता है कि जब भी करना चाहें वो सेंसस के लिए तो करेंगे, तो उसमें 1-2 साल का समय लगेगा। हो सकता है 26 के पहले हो जाए, हो सकता है सरकार उसमें अपना समय बढ़ा दे संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए। एक बार अमित जी अगर कनेक्ट है तो उनके पास चलेंगे। तो अमित जी, ये जो पूरा मामला है जातिगत जनगणना वाला, ये आकलन भी यही है कि इससे बहुत फायदा चुनाव में आपको हुआ नहीं, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने अगर ठीक परफॉर्म किया है तो सपोर्ट रीजनल पार्टीज का ज्यादा है। जैसे अभी राजपाल जी बोल भी रहे थे कि मतलब बैसाखी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा कि भाई कांग्रेस जो अभी तक दूसरे दलों की बैसाखी होती थी, अब उसे बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। देखिए, राजपाल सिसोदिया जी किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या तथ्य रख रहे हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। खुद इनकी सरकार जो है बैसाखियों पे चल रही है। बिहार में जातिगत जनगणना यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती नीतीश कुमार के साथ में मिलके। आज नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के पक्षधर है, जातिगत जनगणना की मांग रखते हैं, क्या वो मना कर दें? बताएं। कर्नाटक के अंदर 2015 में जातिगत जनगणना हुई, केंद्र सरकार ने उसका पूरा आंकड़ा रोक दिया, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये एक बात जो है वो इससे निकल के जरूर सामने आ रही है कि एक कोई मुद्दा अगर मान लीजिए कारगर लगने लगता है, या किसी दल को ये इत्मीनान हो जाता है कि ये मुद्दा कारगर हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो उसे छोड़ेंगे क्यों। अब इसके चुनावी नफे नुकसान किस दल को कितने होंगे, कब होंगे, इसकी प्रतीक्षा के लिए हमको चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।